तो दोस्तों राधे ट्यूटोरियल जीके में स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए 1000 साइंस का प्रश्न, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा और इसको आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, चाहे वो बिहार टीचर का हो, बीपीएससी का हो या फिर बिहार पुलिस का भी एग्जाम डेट आ गया है 24 सितंबर से, तो जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आगामी एसएससी रेलवे, सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये इसमें आपका टेस्ट नहीं होगा, ये मैं आपका फटाफट रिवीजन करवाते चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्युत मोटर के जो एसी का है, इसके आविष्कारक कौन थे? तो विद्युत मोटर के जो आविष्कारक थे वो निकोलो टेस्ला थे। निकोलो टेस्ला। देखिए विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो है इसका कार्य है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, और यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्वर्ण की शुद्धता किस इकाई में व्यक्त की जाती है? तो जो सोना है उसका शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। जो 100% प्योर सोना होता है 24 कैरेट का होता है, लेकिन अगर आप गहना बनाते हैं तो गहना बनाने के लिए मैक्सिमम 22 कैरेट का सोना का उपयोग किया जाता है। और सोना में अगर पूछता है कि किस धातु का प्रयोग किया जाता है तो वो तांबा का याद रखिएगा। और सोना की जो शुद्धता है कैरेट में, ये आप समझ गए। और शुद्ध सोना का जो रासायनिक नाम होता है वो AU होता है, AU। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो गति के नियम को न्यूटन ने प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने, देखिए न्यूटन साहब जो थे वो 3 नियम दिए, गति के 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम जो है, इससे हमें बल का परिभाषा ज्ञात होता है। वही गति का द्वितीय नियम जो है, इससे बल का सूत्र प्राप्त होता है F बराबर A में। और वही गति का जो तृतीय नियम है, क्रिया इज इक्वल टू प्रतिक्रिया जो होता है, वो जो जिसपे रॉकेट जो कार्य करता है, अंतरिक्ष में जाता है। तो ये 3 नियम न्यूटन साहब ने दिया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DT का उपयोग किस रूप में होता है? तो DT का जो उपयोग किया जाता है वो कीटनाशक के रूप में किया जाता है, और ये खरपतवार नाशक में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो धोवन सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट। देखिए एक धोवन सोडा होता है और एक बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम के बाद बाई लगा दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी NaHCO3। और ये क्षारीय होता है। धोवन सोडा हो या बेकिंग सोडा हो, ये क्षारीय होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। धोवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। वहीं सोडियम कार्बोनेट का जो है वो Na2CO3 इसका जो होता है रासायनिक होता है सूत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? तो हड्डी और दांत में जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है, कैल्शियम। और कैल्शियम का जो उच्च स्रोत है आपका दूध है, दूध में कैल्शियम मिल जाता है। सूर्य की रोशनी में भी कैल्शियम यानी विटामिन D मिलता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। कांसा मिश्र धातु है। कांसा जो है ब्रॉन्ज किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। तांबा और टीन का। वही आपसे अगर पीतल पूछे दे, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल याद रखिएगा कॉपर और जिंक का है ये मिश्र धातु। कॉपर और जिंक से मिलकर के पीतल बनता है। अगर जर्मन सिल्वर बोल दे तो जर्मन सिल्वर जो है कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है किसमें? तो देखिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति होती है वो अधातुओं में होती है, अधातुओं में। वहीं इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है वो धातुओं में होती है, धातुओं में। तो ये क्लोरीन क्या है? अधातु है। तो जितने भी अधातु अगर ऑप्शन में आएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति की बात आएगी तो मार दीजिएगा अधातु। ऐसे क्लोरीन, सबसे ज़्यादा क्लोरीन में ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो ये गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस होता है उससे सड़े अंडे की तरह गंध आती है। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है, सभी एग्जाम में पूछता है। तो ये सब जितने भी क्वेश्चन इसमें एकदम MBBI है। इसको ये आपका जो भी आगामी एग्जाम होने वाला है उसके लिए एकदम रामबाण साबित होगा ये, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो अगर कोई चक्का उड़ रहा है तो उसका जो प्रति सेकंड घूर्णन है वो स्ट्रोबोस्कोप से ज्ञात किया जाता है, स्ट्रोबोस्कोप से। वही ऊंचाई अगर पूछ दे तो अल्टीमीटर, ऊंचाई अल्टीमीटर से याद रखिएगा। वही स्पीडोमीटर से आपका स्पीड गति ज्ञात किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्रव की बूंदों द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? तो देखिए, ये जो द्रव की गुण है ये पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव, तो इसका जो एसआई मात्रक होता है पृष्ठ तनाव का, वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है पृष्ठ तनाव T बराबर F बटा में L, और न्यूटन प्रति मीटर इसका एसआई यूनिट होता है। देखिए, पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन आता है कि मान लिया जाए किसी द्रव का अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, कोई लिक्विड है, ठीक, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव पे असर क्या पड़ेगा? तो उसका पृष्ठ तनाव जो है ना वो घट जाएगा, पृष्ठ तनाव घट जाएगा। इसीलिए कोई भी चीज़, अगर गर्म चीज़ हम पीते हैं ना तो उसमें ज़्यादा टेस्ट आता है। गर्म सूप पीते हैं तो हमें ज़्यादा टेस्ट मिलता है, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव जो है वो कम हो जाता है और अंदर तक हो जाता है। कभी भी पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो चीज़ अंदर तक जाएगा। जैसे अगर हम डिटर्जेंट को पानी में घोलते हैं, जैसे ही सरफ को पानी में घोलते हैं और कपड़ा उसमें धोते हैं, तो क्या होता है, उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है पानी का, और अंदर तक जाता है और मैल को बाहर निकाल देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है दोस्त, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। समझ गए पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोरेटर होता है। तो कार्बोरेटर जो होता है वो पेट्रोल इंजन में होता है। इसका उपयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है, पेट्रोल इंजन में। डायोड से धारा बहती है। तो डायोड से जो धारा बहती है वो एक दिशा में बहती है, एक दिशा में। एक डायोड भाल्व होता है। तो डायोड भाल्व का जो यूज होता है ना वो रेक्टिफायर की तरह किया जाता है, रेक्टिफायर की तरह, याद रखिएगा। यह AC को DC में बदलता है, AC को DC में बदलता है डायोड भाल्व, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन है श्यानता की SI इकाई क्या है? तो श्यानता की जो SI इकाई है पॉइस है, पॉइस। देखिए बात श्यानता की आती है, तो श्यानता जो होती है वो द्रव तथा गैस का ही गुण है। श्यानता द्रव तथा गैस का गुण है। यह ठोस में नहीं पाई जाती है, श्यानता ठोस में नहीं होती है, क्योंकि ठोस के कण जो है एक दूसरे के साथ एकदम चिपके हुए रहते हैं, इसलिए इसमें नहीं होता है श्यानता। जबकि द्रव और गैस के जो कण हैं एक दूसरे से दूर दूर पे होते हैं, इसलिए इस पे श्यानता इसमें पाई जाती है। ये अणुओं के मध्य लगने वाला ससंजक बल के कारण होता है श्यानता। तो इसमें ठोस में नहीं होता है, द्रव तथा गैस में होता है। और सबसे ज़्यादा अगर श्यानता पूछे आपसे तो द्रव में, सबसे ज़्यादा श्यानता द्रव में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस। तो देखिए, एक निकट दृष्टि दोष होता है, एक दूर दृष्टि दोष होता है। तो निकट की बात है तो बड़ी वाली अवतल, वही दूर की बात है तो छोटी वाली उत्तल। दूर उत्तल और वही आपका निकट की बात है तो अवतल, अवतल, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में आपको दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, वही दूर दृष्टि दोष में आपको निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष है उसमें दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, निकट की नहीं दिखाई देती हैं। और निकट दृष्टि दोष है तो इसमें निकट की दिखाई देंगी लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई आपको नहीं देंगी। ये भी चीज़ याद रखिए, उल्टा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंडों में, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो जो अंडा होता है ना, तो अंडा में सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, ये भी याद रखिएगा, VVI क्वेश्चन है। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? तो जब जल का विद्युत इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना, देखिए जल क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल करके बनता है,
H2 प्लस O2 मिल करके H2O बनाता है। और जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन जो है एनोड पे आता है, ऑक्सीजन एनोड पे, और वही हाइड्रोजन जो आता है वो कैथोड पे आता है, कैथोड पे। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, फेरल का संबंध, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो जो फेरल का सिद्धांत है वो आपका पवन की दिशा से, पवन की दिशा से, पवन की दिशा से ही फेरल का सिद्धांत, देखिए जैसे गर्म जलधारा ठंडा जलधारा जो होता है ना, वो फेरल के ही सिद्धांत पे काम करता है, वो भी बहता है, होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस ज़्यादातर पाई जाती है? तो गोबर गैस, गोबर प्लांट जो है इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस पाया जाता है, मीथेन गैस। वही लाइटर जो है उसमें ब्यूटेन गैस पाया जाता है, ब्यूटेन। अगर आपका घर में जो गैस पाए, घर में हम LPG जो यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, घर में खाना बनाने के लिए, उसमें पूछता है कि किस कारण सुगंध आता है, दुर्गंध जो उसमें स्मेल आता है, किस कारण? तो मिथाइल मार्केप्टन, मिथाइल मार्केप्टन के कारण, मिथाइल मार्केप्टन याद रखिएगा। और उसमें जो है प्रोटेन, इसमें जो है LPG में वो प्रोपेन तथा ब्यूटेन पाया जाता है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट, जूट में जो जूट है, एक सेकेंड दोस्तों, जो जूट है उसमें सड़न प्रक्रिया किस प्रकार होती है? तो ये जो जूट में सड़न की प्रक्रिया होती है, जो जूट सड़ता है वो सूक्ष्म जैविकीय, ये सूक्ष्म जैविकीय प्रक्रिया द्वारा सड़ता है। मतलब छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसको क्या करते हैं कि सड़ा देते हैं जूट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्याही के धाबा को मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, स्याही का जो धाबा है उसको मिटाने की बात किया जाए तो इसमें ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल याद रखिएगा, ऑक्जेलिक अम्ल। और वही आपका जो है, वही आपका जो निशान लगाने वाला स्याही होता है, निशान लगाने वाला स्याही जो आप वोट उठ देते हैं, तो उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। ऑक्जेलिक अम्ल पूछेगा कहाँ पाया जाता है, किसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो टमाटर में, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में, ये भी याद रखिएगा। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट जो घंटा है वो इसके कितने के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है वो 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल, 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक यूनिट का ये इकाई है, 3.6 गुणे 10 पे पावर 6 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापक्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध। तो जब टेम्परेचर में वृद्धि होगा, इंक्रीजमेंट होगा, तो जो धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है वो घटता है। विशिष्ट प्रतिरोध बराबर जो होता है वेरिजेज, मतलब वो समानुपाती होता है विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई का, और व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होता है एरिया का। इसका मतलब है कि अगर कोई तार है, अगर उसका लंबाई बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है, प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे ही एरिया बढ़ेगा तो उसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है? घटता है। मान लिया जाए कोई एल्युमिनियम का तार है, या मान लिया जाए कॉपर का भी वायर है, वो इतना पतला है, और वहीं पे कोई उस एक ही पदार्थ के 2 तार हैं, एक पतला है एक मोटा है, तो जो पतला तार होगा उसमें प्रतिरोध जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्या होगा? ज़्यादा होगा। वही जो मोटा तार है उसमें जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा? कम होगा। और प्रतिरोध जिसमें जितना ही ज़्यादा होगा उसमें विद्युत धारा का जो सप्लाई मान होगा उतना ही कम होगा, ये भी चीज़ याद रखिएगा। भारत में AC सप्लाई की मानक आवृत्ति होती है, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? तो 50 हर्ट्ज होता है, 50 हर्ट्ज। और वही वोल्ट में अगर बात किया जाए तो 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो AC वोल्ट में यूज किया जाता है, और इसका जो काम है वो वोल्टेज को अप डाउन करना, वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना ट्रांसफार्मर का काम होता है, ये भी चीज़ याद रखिए। ट्रांसफार्मर जो है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और ट्रांसफार्मर का एक कोड होता है
तो ट्रांसफार्मर का क्रोड जो है वो नरम लोहा का बना हुआ रहता है, नरम लोहा का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट है ऑस्टेड। ऑस्टेड जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का मीट्रिक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो जो प्राकृतिक रबड़ जो है वो आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबड़ से एक क्वेश्चन बनता है कि बल्कनीकरण। बल्कनीकरण में क्या होता है कि इसमें सल्फर को मिलाया जाता है, सल्फर के साथ मिलाकर जो गर्म किया जाता है प्राकृतिक रबड़ को, वही उसी क्रिया को, मेथड को बल्कनीकरण कहते हैं, बल्कनाइजेशन कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ जो होता है वो काफ़ी मुलायम होता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसको कठोर बनाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए किस तत्वों का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन का, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा की जो इकाई होती है वो किलोवाट घंटा होती है, और ये किलोवाट घंटा को जूल में बदला जाए तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, 1 किलोवाट बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है में चलते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन में, क्वेश्चन है कि अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन जो है उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। विभाजन कोशिका में 3 प्रकार के होते हैं, एक असूत्री विभाजन, एक समसूत्री विभाजन, और थर्ड नंबर पे आता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनक कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में, जहाँ से जनन होता है। तो इसमें कितनी होती है गुणसूत्रों की संख्या? तो आधी होती है। टोटल मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अक्रिय गैस हीलियम के बहतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। देखिए हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है वो 2 होता है, तो इसके बहतम कक्षा में भी 2 ही होते हैं। देखिए अक्रिय गैस की बात आती है तो हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और एक आर्गन। तो अक्रिय गैस जो है ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, नाम ही से पता चल रहा है अक्रिय गैस नॉन रिएक्टिव। तो इसके जो बाह्यतम कक्षा होता है ना, ये पूरा तरह से भरा हुआ रहता है। टोटल बाह्यतम कक्षा जो इसमें होते हैं वो भरे हुए रहते हैं। तो इन्हें के ना इनके पास बाह्यतम कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ना ही इन्हें किसी से लेने या देने की ज़रूरत होती है, इसीलिए किसी से भी रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए इसे अक्रिय गैस नाम दिया गया है। तो हीलियम का 2 ही होता है, तो 2 ही होगा। वही अगर नियॉन का देखिएगा तो 10 होता है उसका, 10, तो 10 जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिएगा तो 2 और 8, तो इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितने हो जाते हैं? 8। और ये भी देखिए कोई भी जो है तत्व वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अपना बाह्यतम कक्षा में अष्टक पूरा करना चाहता है, तो जिसके पास ऑलरेडी उसका अष्टक पूरा है तो किसी के पास क्यों जाएगा? उसका सबसे जब भरा हुआ है तो क्यों जाएगा? तो इसीलिए ये इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत, किसी भी तत्व धातु की ज़रूरत नहीं होती है रिएक्शन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो मतलब सबसे छोटी और जीवित कोशिका, जीवित है तो माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। देखिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, आपको पढ़ करके काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये सभी एग्जामों में इनसे क्वेश्चन पूछता है, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी एक ही एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, कोई भी एसएससी सीजीएल, रेलवे, कोई भी चीज़ का एग्ज़ाम दो आप, सब में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है तो आपको। बात कोशिका की आती है तो कोशिका के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कोशिका जो है सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, मतलब सबसे छोटी इकाई है। जैसे देखिए कोई दीवार है तो दीवार जोड़ने के लिए उसमें सबसे पहला बेसिक चीज़ क्या होता है? ईंट। ईंट के बाद आपका बालू, सीमेंट, सरिया सब लगता है। तो उसी तरह से मनुष्य का जो शरीर है या किसी भी जीव का शरीर है उसमें सबसे ज़रूरी पहला चीज़ जो है वो कोशिका होता है। और बहुत सारा कोशिका जो है ना वो मिल करके ऊतक बनाते हैं, ऊतक। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी, ये भी याद रखिए। सर्वप्रथम कोशिका की खोज की बात है तो सर्वप्रथम कोशिका जो है इसकी खोज लियोन हॉक ने किया था, एंटोवन लियोन हॉक।
वही कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब आता है? तो रॉबर्ट हुक जो थे वो सबसे पहले कोशिका शब्द के प्रयोग किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? तो एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए जो अणु है वो बैक्टीरियोफेज में मिलते हैं। बैक्टीरियोफेज में डीएनए जो है वो कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेंगे और हरित लवक में। डीएनए 3 जगह पाया जाता है, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक। देखिए क्वेश्चन बहुत पूछता है ये कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक के अलावा कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और एक हरित लवक में। तो हरित लवक तो पौधों में पाया जाता है, जीव में तो पाया नहीं जाता है। और कोशिका में पूछे तो केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ये भी चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। तो डायनामाइट जो है एक विस्फोटक पदार्थ है और इसको बनाने में नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। नाइट्रोग्लिसरीन ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। तो मानव शरीर में ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है ऊतक में ऑक्सीजन पहुंचा करके। कहाँ? ऊतक में। देखिए भोजन हमारे शरीर में जाता है मुख के माध्यम से। भोजन शरीर में जाता है तो सबसे पहले भोजन जो है, देखिए भोजन का पचना मुख से ही स्टार्ट हो जाता है। मुख से जाने के बाद अग्नाशय, आमाशय, छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, फिर उसके बाद बाहर निकल जाता है। तो सबसे ज़्यादा भोजन जो पचता है वो छोटी आंत में पचता है। छोटी आंत में भोजन जा करके पचता है। और भोजन में जल मिलता है तो बड़ी आंत में ही जल का मतलब जल में मिलता है और उसके बाद बड़ी आंत में ही सीकम के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो मानव शरीर में ऊर्जा अगर बोले, भोजन जैसे टूटता कहाँ है? तो टूटता है माइटोकॉन्ड्रिया में। भोजन कहाँ टूटता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही भोजन का जलना या विघटन होना स्टार्ट होता है और वहीं पे भोजन टूटता है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो मैं आपको बताते चलूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो जो वेल्डिंग करते हैं ना, वेल्डिंग करने में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल मान लीजिए कोई पदार्थ है, उसको अगर सुगंधित बनाना है तो किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसको बनाने के लिए एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। एथिल एसीटेट, इसको रिवाइज कर लीजिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सबसे हल्का गैस है, सबसे हल्का गैस आए तो हीलियम सबसे हल्का गैस है। वही आपके सबसे हल्का पदार्थ पूछे तो सबसे हल्का पदार्थ हाइड्रोजन और सबसे हल्का धातु पूछे तो लिथियम जो है वो सबसे हल्का धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो गाय के दूध में विटामिन बी की प्रचुरता होती है, विटामिन बी। वही गाय के दूध कैल्शियम का भी अच्छा स्रोत माना जाता है। गाय के दूध में आयरन की कमी होती है, आयरन उतना ज़्यादा नहीं होता है गाय के दूध में। और गाय के दूध में विटामिन सी भी नहीं पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। बात विटामिन से आती है तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। विटामिन ए को रेटिनॉल, विटामिन बी को B1 को थायमिन कहते हैं, जिसके कमी से बेरी होता है। वही विटामिन B12 से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12, जिसको साइनोकोबाल्मिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केपलर का नियम संबंधित है। तो केपलर का जो नियम है वो ग्रह की गति के नियम से संबंधित है। ग्रह के गति के नियम से। हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, जिसमें अगर सूर्य से दूरी के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य के सबसे नजदीक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे दूर ग्रह जो है वरुण है। वही आपका जो सबसे पास का ग्रह है बुध, जबकि आपसे अगर सबसे गर्म ग्रह पूछ दे तो शुक्र होगा, आंसर शुक्र।
तो ये केपलर का नियम जो है किससे संबंधित है? ग्रह के गति के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो शरीर के जो तापमान है उसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है ये शरीर के तापमान, भूख, प्यास, इन सभी चीजों को ये नियंत्रण का काम हाइपोथैलेमस ग्रंथि में ही होता है। अगर आपसे पूछे कि रक्त दाब का, शरीर में जो ब्लड प्रेशर है उसका नियंत्रण कौन करता है, तो ये भी हाइपोथैलेमस ग्रंथि के ही द्वारा इसका भी नियंत्रण होता है। रक्त दाब हो गया, पसीना हो गया, गुस्सा हो गया, खुशी हो गया, सबका नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस का काम, वही हाइपोथैलेमस का ही काम है। वही अगर थैलेमस पूछे तो थैलेमस जो है वो दर्द, ठंडा, गर्म, इन सभी का नियंत्रण जो है थैलेमस ग्रंथि करता है, थैलेमस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेल्डिंग उद्योग में, तो ये तो पढ़ ली है कि वेल्डिंग उद्योग में एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस। और एसिटिलीन जो है फलों को पकाने में भी काम करता है, फलों को पकाने में भी एसिटिलीन का काम किया जाता है। आर्टिफिशियल तरीका से जो फल पकाया जाता है उसमें एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? देखिए केल्विन पे जब मेजर करेंगे तो 310 केल्विन होता है। वही अगर हम फ़ारेनहाइट में जाते हैं तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का टेम्परेचर होता है। वही सेल्सियस में बात किया जाए तो 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और वही केल्विन में 310 केल्विन होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधे की किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो जूट जो है पौधा के तना से प्राप्त होता है, स्टीम से प्राप्त होता है। और जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं, गोल्डन फाइबर। ये बिहार सचिवालय में क्वेश्चन पूछा गया था। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। और जूट सबसे ज्यादा जो पाया जाता है भारत में वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। और वहीं आपसे अगर विश्व में पूछे सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश में, बांग्लादेश में। देखिए दोस्त, अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होना चाहिए? तो C14 कार्बन मतलब 14 होना चाहिए। देखिए कोई भी पदार्थ है जीवाश्म है, उसका आयु ज्ञात करने के लिए C14 का प्रयोग किया जाता है, C14 का। वही चट्टान उटान का अगर आयु ज्ञात करने के लिए बोल दिया जाए तो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम का U-235 का प्रयोग किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो समुद्र जल जो होता है उसमें आयोडीन की प्रचुरता होती है, मतलब इसमें सोडियम क्लोराइड की ज्यादा मात्रा होती है। नमक, समुद्र खारा होता है तो उसमें जाहिर सी बात है कि नमक की प्रचुरता ज्यादा होगी। तो इसमें किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो आयोडीन की, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका चांद पर क्या होगा? तो चांद पर जो वजन भार होता है, द्रव्यमान, वो 1/6 होता है, 1/6 होता है पृथ्वी का। तो जब 600 है तो 600 गुणे 1/6 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 100 न्यूटन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संवेग एक माप है, संवेग किसका माप है? तो संवेग जो माप है वो गति की मात्रा का माप है, गति की मात्रा का माप है, मतलब गति का जो क्वांटिटी है उसका ये माप है। संवेग बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर mv, P बराबर mv, मतलब द्रव्यमान गुणे वेग को संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस हार्मोन को माद हार्मोन के रूप में जाना जाता है, मतलब मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन को। देखो ये एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, और एक होता है आपका 3 होते हैं प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरोन ये मादा हार्मोन है। वहीं पे अगर नर हार्मोन का बात करें तो ये टेस्टिस्टेरोन जो है ये एकमात्र नर हार्मोन है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किस रोगाणु से न्यूमोनिया होती है? तो निमोनिया जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है। निमोनिया देखिए कितने कौन से रोग किस जीव से मतलब किस जीवाणु से होता है या कौन सा वायरस द्वारा होने वाला रोग है, ये सब याद रखिएगा। बैक्टीरिया से जो होने वाले रोग है महत्वपूर्ण रोग, उसका मैं थोड़ा बहुत चर्चा कर देता हूँ। जैसे टेटनस है, ये बैक्टीरिया से होता है टेटनस। टेटनस के बाद हैजा, हैजा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। टाइफाइड, टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से ही होने वाला रोग है। वही टीबी बोले या क्षय रोग, तो ये भी बैक्टीरिया से होने वाला ही रोग है। आपका गोनोरिया, सिफिलिस, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, तो ये याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक हैं, तो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीकारक है प्रभावशाली वो फ्लोरीन है। देखिए हैलोजन गैस जो है 6 प्रकार के हैं आपके, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन है और एक टेनेस्टीन है, टेनेसिन करके है। ये 6 हैं जो हैलोजन गैस हैं। उसमें सबसे प्रभावशाली जो ऑक्सीकारक है वो फ्लोरीन है, याद रखिएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो जो क्षय रोग है वो मानव शरीर के फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्षय रोग जिसे टीबी भी कहते हैं, टीबी भी कहा जाता है, ये मानव शरीर के फेफड़ा को क्या करता है कि प्रभावित करता है। क्षय रोग का एक बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरियल रोग है, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। और इस जो बैक्टीरिया होता है, क्वेश्चन पूछता है तो माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसका नाम है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका नाम है। और ये क्या करता है कि धीरे धीरे फेफड़ा को खा जाता है और ख़त्म कर देता है, फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा, फिर इंसान अचानक मर जाता है। तो क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट। वही जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो CaSO4 × 2H2O है, 2H2O। वही जब जो हाफ अगर वाटर कर दीजिएगा तो उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। और जिप्सम का प्रयोग किस चीज़ में होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग जो होता है, अगर हाथ पैर किसी का टूट जाता है तो उसको प्लास्टर करने में। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो मोल की संख्या पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर। ये आदर्श गैस का जो फॉर्मूला होता है वो PV = nRT, nRT, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कांसा मिश्र धातु है, तो कांसा जो मिश्र धातु है वो किसका है? तांबा तथा टीन का, तांबा तथा टीन का कांसा मिश्र धातु है। वही पीतल, तांबा और जस्ता का रोल गोल्ड आ जाएगा। तो कॉपर और एल्युमिनियम का रोल गोल्ड जो औरतें नहीं पहनती हैं शादी विवाह में सोना के रूप में, तो वो कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। आपका टांका का बात आ जाए तो टीन और शीशा का टांका, टांका मतलब शोल्डर, और टीन और शीशा का प्रयोग होता है उसमें, तो याद रखिएगा कांसा, तांबा और टीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंगस्ट्रम मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम जो है वो तरंग दैर्घ्य की लंबाई है, तरंग दैर्घ्य की लंबाई है एंगस्ट्रम, ये भी याद रखिएगा। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत जो है वो कच्चा तेल है, कच्चा तेल। और हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, सबसे हल्का तत्व जो है वो हाइड्रोजन है, ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व भी हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 कैरेट स्वर्ण में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत होता है, तो 18 कैरेट सोना में जो शुद्ध सोना होगा वो 75% होता है। कितना परसेंट होता है? 75%। देखिए 18 कैरेट है ना, तो 18 कैरेट से आप निकाल सकते हैं इसको, 18/24 × × 100, तो 36 18 6 4 24, और ये 25 से 25 3 75, तो इसको ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना है? 75 कैरेट। शुद्ध सोना कितने का होता है? 24 कैरेट का, तो इसी पे वैल्यू लेकर के आप निकाल सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल को ही 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ था। उसी के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दंत चिकित्सक जो है ये अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का, क्योंकि इसमें जो है प्रतिबिंब बड़ा बनता है, वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है, इसीलिए बड़ा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी भी बनता है अवतल दर्पण में। मलेरिया होता है, मलेरिया किससे होता है? तो मलेरिया जो होता है वो मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया शब्द जो है वो सर्वप्रथम मैकुलच ने इसका प्रयोग किया था, मैकुलच ने। मलेरिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मैकुलच ने किया था, याद रखिएगा। वही मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के शरीर में मलेरिया परजीवी का जो मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के ही वजह से मलेरिया होता है, तो उसका खोज जो है वो लेबरन ने किया था, लेबरन ने। अगर मलेरिया शब्द पूछे तो मैकुलच, और प्लाज्मोडियम का पूछे थे तो लेबरन, लेबरन। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है तो एल्यूमिनियम, उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है, मतलब ये अच्छा उष्मा का अच्छा चालक माना जाता है एल्यूमिनियम, सोना, चांदी, तो ये सबसे कम उष्मारोधी है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी इसका निष्कर्षण जो है वो नहीं हो पाता है, इसीलिए ये महंगा होता है लोहा की अपेक्षा में, जबकि लोहा की अपेक्षा में भूपर्पट्टी में ये ज़्यादा पाया जाता है एल्यूमिनियम। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक दोष है, इसका परिणाम क्या है? तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं, और इसमें रक्त ही नहीं जमता है, मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। और हीमोफीलिया जो है ज़्यादातर पुरुषों में देखने को मिलता है, पुरुषों में। स्त्रियां इसकी वाहक होती हैं, स्त्रियां क्या होती है, इसकी वाहक होती हैं। और स्त्रियों में ये रोग तभी होगा जब इसके दोनों गुणसूत्र जो हैं वो XX, जो दोनों गुणसूत्र XX हैं वो प्रभावित हो। जब दोनों गुणसूत्र प्रभावित हो जाएंगे तभी हीमोफीलिया स्त्रियों में देखने को मिलता है। लड़कियों में XX होता है और लड़कों में XY गुणसूत्र पाया जाता है, तो ये भी याद रखिए। रसोई गैस का मिश्रण है, तो रसोई गैस जो हम LPG यूज करते हैं उसका जो मिश्रण है ब्यूटेन और प्रोपेन है, ब्यूटेन और प्रोपेन। और रसोई गैस में मिथाइल मर्केप्टन मिलाया जाता है ताकि अगर वो लीकेज हो तो उस रिसाव का पता चल सके, मिथाइल मर्केप्टन, ये भी याद रखिए। प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो होता है संचार में होता है, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे, ये भी याद रखिएगा। अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्वों को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। मान लीजिए कोई चालक है, जब उसको हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ना, तब वो अति चालकता उसमें आता है, अति चालकता का लक्षण आता है, तो ये भी याद रखिएगा। फलों के रस के परीक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो फल का जो रस है उसका टेस्ट करने के लिए, परीक्षण के लिए, उसको रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई फल का रस है, उसको बहुत दिनों तक रखने के लिए ताकि वो खराब ना हो, उसमें सोडियम बेंजोएट का मिलान किया जाता है, सोडियम बेंजोएट, याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट। परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वो द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण, द्रव्यमान का ऊर्जा के रूप में रूपांतरण। देखिए एक हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बम, एक परमाणु बम। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पे काम करता है, नाभिकीय संलयन। वही परमाणु बम जो है ये पूछता है क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन, याद रखिएगा। इसमें द्रव्यमान जो है ऊर्जा में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है, इसीलिए यही ऊर्जा से निकलती है। ये बहुत खतरनाक होता है परमाणु विस्फोट। अब परमाणु विस्फोट सबसे पहले 6 अगस्त 1945 को कहाँ? तो जापान में हिरोशिमा पे। वही 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे परमाणु बम गिराया गया था, और ये अमेरिका द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया गया था, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो थर्मोसेटिंग और एक थर्मोप्लास्टिक। तो बेकेलाइट जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि उसमें अगर उस प्लास्टिक को गर्म कीजिएगा तो तुरंत मुलायम, और जैसे ही पानी में डालिएगा तुरंत कठोर हो जाता है, जैसे प्लास्टिक आपने देखा होगा। वहीं थर्मोसेटिंग में क्या होता है कि गर्म कीजिएगा तो मुलायम होगा, लेकिन दोबारा फिर गर्म कीजिएगा तो मुलायम नहीं होगा। ये थर्मोसेटिंग में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो यह क्या करता है? तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है। क्या करता है? तो ऊष्मा का निष्कासन करता है, याद रखिएगा। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन प्रोटीन में पाया जाता है, प्रोटीन में। 20 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। और यह इसका उपयोग जो होता है संचार में इसका उपयोग किया जाता है। वातावरण में मरीचिकाएं या मिराज दिखाई देने का कारण है, ये प्रकाशीय भ्रम है। जब हम अब रेगिस्तान में जाइएगा या अपने लू के टाइम में जब गर्मी होता है काफ़ी ज़्यादा, तो उस टाइम देखिएगा कि रोड पे जब हम चलते हैं तो लगता है कि कुछ दूर हमें रोड पे पानी दिखाई दे रहा है, जल। जब से ही वहाँ पे पहुँचते हैं होता नहीं है ये, तो ये प्रकाशीय भ्रम है और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? तो ऊर्जा के संरक्षण से यही तात्पर्य है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, यही ऊर्जा का संरक्षण कहता है। बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो देखिए, पानी दो प्रकार के होता है, एक तो मृदु वाटर, एक कठोर वाटर। मृदु वाटर जो होता है इसमें जल आसानी से, साबुन जो है आसानी से झाग बना लेता है। वही कठोर वाटर में साबुन जो है वो आसानी से झाग नहीं बनाता है। तो कठोर वाटर जो होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले हुए रहते हैं। और कठोर वाटर भी दो तरह के होते हैं, एक अस्थाई होते हैं, एक अस्थाई होते हैं। अस्थाई आसानी से जल में जैसे ही उबालते हैं जल को, तो अस्थाई वाटर जो है उसमें कठोरपन गायब हो जाता है आसानी से, जबकि अस्थाई उबालने से गायब नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। तो ये भी चीज़ याद रखिएगा। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो एनिलिडा में जोक, केंचुआ और नेरिस आते हैं, जोक, केंचुआ और नेरिस। और इनका जो उत्सर्जन अंग है उसे नेफ्रीडिया कहते हैं, नेफ्रीडिया या किडनी के द्वारा वृक्क के माध्यम से इनका उत्सर्जन होता है, ये भी याद रखिएगा। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जीव आते हैं? तो जंतुओं के समूह में, जो जंतुओं का वर्गीकरण है उसमें आर्थ्रोपोडा जो है सबसे बड़ा समूह है। और इसमें जितने भी कीट, पतंग, तेलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी आते हैं, ये सभी आर्थ्रोपोडा में आते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि कीट में कितने पाद होते हैं, मतलब कितने पैर होते हैं? तो कीट के 6 पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं, 6 लेग होते हैं। और वही पंख पूछे थे तो 4। और तेलचट्टा के कितने हृदय होते हैं? तो 4। तेलचट्टा में 4 हृदय पाए जाते हैं, 4। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? तो देखिए, मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत घोंघा और सीपी आते हैं। और मोलस्का ग्रुप का सबसे मुख्य लक्षण जो होता है इसमें कवच का मौजूदगी, इसमें कवच मौजूद होता है मोलस्का ग्रुप में। वही पूछ रहा है कि इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा जो है इसमें जितने भी समुद्री जीव हैं वो सभी आते हैं। तारा मछली, जेलीफिश, ब्रिटल स्टार, ये सब जितने भी फिश हैं ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। जंतु, समुद्रीय जंतु जितने भी हैं, वो फिश होते नहीं हैं असल में, जितने भी समुद्रीय जंतु हैं वो सभी इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका हो जाएगा तारा मछली, ब्रिटर स्टार, जेली फिश, सेल फिश, क्राई फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेग फिश, रेजर फिश, ये सभी फिश जो हैं इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आते हैं। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ होता है? तो मनुष्य का जो पाचन क्रिया है वो मुख से प्रारंभ होता है। मनुष्य के पाचन क्रिया 5 प्रकार से होकर के गुजरता है।
5 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। पहला तो अंतर्ग्रहण जिसे इंजेशन कहते हैं, दूसरा में आपका आता है डाइजेशन या पाचन, थर्ड नंबर पे आएगा अब्जॉर्प्शन या अवशोषण, वही फोर्थ नंबर पे आएगा एसिमिलेशन या स्वांगीकरण एसिमिलेशन, वही फिफ्थ नंबर पे आएगा आपका डिफेसेशन या मल परित्याग। अंतर्ग्रहण में क्या होता है, इंजेशन में क्या होता है, भोजन को जैसे ही हम मुख में लेते हैं ना उसे इंजेशन कहते हैं। आइए हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको, आइए समझते हैं। देखिए ये मानव पाचन तंत्र है। भोजन सबसे पहले मुख गुहा में पहुंचा, मुंह में आपका लार मिलता है, लार में टाइलिन नामक होता है, टाइलिन जो मिल करके भोजन को वहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे टाइलिन एंजाइम होता है, भोजन में मिलता है। उतना विस्तृत से नहीं, धीरे धीरे आपको एक बेस दे दूंगा मैं। भोजन मुख से ग्रसनी में गया, यहाँ से एक नली होता है जो एयर निकलता है एक से यहीं पे, और एक ये चला जाता है आमाशय में। यहाँ से भोजन होते हुए ग्रासनाल द्वारा आमाशय में गया, आमाशय में अम्ल मिला, भोजन को अम्लीय बनाया, भोजन टूटा, उसके बाद लीवर में गया और लीवर में भोजन का वासीकरण हुआ, वासा मिला, जैसे वहाँ पे पीत मिला, पीत उसको क्या किया कि वसीकरण कर दिया। जैसे वहाँ अम्ल मिला, यहाँ पीत मिल गया। और पीत का जो कार्य है, एक सेकेंड रुकिए, पीत का जो कार्य है ये वासा का इमल्सीकरण करता है, वासा का इमल्सीकरण। और यहाँ जब पीत मिलता है तो पीत मिलने के बाद ये भोजन जो है फिर छोटी आंत में जाता है, और छोटी आंत में जाने के बाद भोजन, छोटी आंत बहुत लंबा होता है, और छोटी आंत में जाने के बाद भोजन जो है वो पूर्णतः पच जाता है। पूर्णतः पचा हुआ भोजन फिर बड़ी आंत में जाता है, वहाँ इसमें जल मिलता है, और उसके बाद जो है बड़ी आंत से भोजन जो है वो जो भोजन और ब्लड में चला जाता है, जहाँ जहाँ जिसका जो यूज है वो निकल जाता है। उसके बाद जो भोजन बचता है अपशिष्ट पदार्थ, उसको बैक्टीरिया जो है वो मल में बदल देता है, और वो मल जो है वो एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो पहले मुख गुहा से भोजन आमाशय में, आमाशय से फिर लीवर में, फिर छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, उसके बाद बड़ी आंत के बाद एनस द्वारा मल परित्याग हो गया, बाहर निकल जाता है। यही भोजन का पाचन तंत्र है। तो भोजन जो 5 अवस्था से होकर के गुजरता है वो हमने समझा दिया। पहला आपका उसका अंतर्ग्रहण मुख से, पाचन छोटी आंत में, अवशोषण जो होता है जैसे ही ब्लड में भोजन जो होता है मिलता है उसको अवशोषण कहते हैं। जो पचा हुआ भोजन है रुधिर में पहुंचता है तो उसे अवशोषण कहलाता है। और फिर अवशोषित जो भोजन है वो जैसे ही शरीर के उपयोग में आने लगता है तो उसे स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहते हैं। और उसके बाद जो बचा हुआ भोजन है वो मल के द्वारा बाहर निकल जाता है, तो इसे ही हम डिफेसेशन या मल परित्याग कहते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, सिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होती है। तो सीरा जो है वो अशुद्ध रक्त ले जाती है। सीरा का काम है कि शरीर से रक्त को हृदय तक पहुंचाना, फेफड़ा तक पहुंचाना। धमनी द्वारा कौन सा रक्त, तो धमनी द्वारा शुद्ध रक्त। ये भी देखिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो विटामिन बी तथा सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। वही वासा में बोल देगा तो विटामिन ए, डी, ई, के जो है ये वासा में घुलनशील होता है। पोटेशियम का कार्य क्या होता है, तो पोटेशियम का जो कार्य होता है वो हृदय की धड़कन और नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करना। हृदय जो है आपका हार्ट, उसका जो धड़कन है उसको कंट्रोल करना, उसको संचालित करना, और उसके नाड़ी को है जो नाड़ी जैसे डॉक्टर चेक करता है पकड़ करके, उसके कार्यों को चेक करना, संचालित करना, ये पोटेशियम का कार्य है। वही सोडियम का पूछते तो रक्त परिसंचरण में सोडियम का उपयोग किया जाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है, तो ग्लूकोज जो है अगर ऑक्सीजन मान लीजिए किसी पार्ट से, किसी शरीर का कोई पार्ट है बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुँच नहीं रहा, तो ग्लूकोज टूटेगा, और बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटेगा ना तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, लैक्टिक अम्ल, और इसी वजह से थकावट फील होने लगता है। तो ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन तो छोड़िए। एनेलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो नेफ्रिडिया, मैंने बताया नेफ्रिडिया के द्वारा। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है, और ये अम्लीय होता है, अम्लीय होता है।
बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की मतलब ग्रंथि है? बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि में। अग्नाशय ग्रंथि में, अग्नाशय ग्रंथि जो है बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथियों का एग्जाम्पल है। और इससे ही इंसुलिन स्रावित होता है, और इसके बीटा सेल से ये इंसुलिन स्रावित होता है, बीटा सेल से। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, और यह कपाल के स्फेनाइड नामक हड्डी में रहता है। आइए देखते हैं कि ये कहाँ होता है, मस्तिष्क में। तो ये जो है आपका, यही पीयूष ग्रंथि है, ये वाला पार्ट जो है ये पीयूष ग्रंथि है, और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ये कंट्रोलिंग पावर यही से होता है। और इसके ऊपर ठीक है जो वो है, वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो भूख, प्यास, बीपी, इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है, वही हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, जो पीयूष ग्रंथि के ठीक ऊपर में होता है। तो ध्यान में रखिएगा। और ये कहाँ होता है? तो स्फेनाइड नामक हड्डी में सुरक्षित होता है, स्फेनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। स्प्रिंग को आप समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो इसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, या इलास्टिक फोर्स कहते हैं। देखिए आइए समझते हैं फिगर से, इसको भी समझ लेते हैं। ये स्प्रिंग है, ये अपने मूल अवस्था में है, स्टैटिक अवस्था मतलब मूल अवस्था में है। जैसे ही हम इसको कंप्रेस करते हैं या फिर स्ट्रेच करते हैं, दोनों ही स्थिति में जो स्प्रिंग क्या करता है, अपने मूल अवस्था में आने की कोशिश करता है। जैसे ही आप स्ट्रेच किए, इसको कंप्रेस किए, तो कंप्रेस करके जैसे ही छोड़िएगा, फिर से ये अपने मूल अवस्था में आएगा। और जैसे ही स्ट्रेच कीजिएगा, तो ये तब भी ये छोड़िएगा, जैसे उसी तरह से अपने मूल अवस्था में आ जाएगा। तो ये जो अपने मूल अवस्था में लौटने की जो क्रिया है, ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है, या इलास्टिक फोर्स के द्वारा ही ऐसा होता है। क्योंकि आपने तो उस पर बल लगाया, वो नीचे चला गया, जैसे ही आप छोड़े फिर से अपने फॉर्म में आ जाता है, अपने स्टेट में आ जाता है। तो ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसमें होता है, और इलास्टिक फोर्स के द्वारा ही ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? तो पौधा के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो होता है वो कंपोस्ट होता है, कंपोस्ट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? पेट्रोलियम जो है वो किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, और उसके बाद आपका होता है कयांतरित चट्टान। तो पेट्रोलियम जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। अवसादी चट्टान में जीवाश्म में पाया जाता है, और जीवाश्म से ही पेट्रोलियम का निर्माण होता है। लाखों करोड़ों वर्ष तक पेड़ पौधे गिर गए, जीव जंतु मर गए, तो वही जब नीचे चले जाते हैं, धंसते चले जाते हैं, परत दर परत बनते चला जाता है, तो वही उसी से जीवाश्म चट्टान का निर्माण, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, और उसी से पेट्रोलियम का निष्कासन होता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो गुब्बारा उड़ाने के लिए हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगर आप हीलियम की जगह हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये कुछ दूर जाने के बाद, कुछ ऊंचाई जाने के बाद विस्फोट हो जाएगा, आग लग जाएगा इसमें, इसीलिए हीलियम का उपयोग किया जाता है। और हीलियम जो है, ये भी याद रखिएगा, एक अक्रिय गैस है, एक अक्रिय गैस है, नॉन रिएक्टिव है ये गैस, याद रखिएगा। ये भी डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का जो उपयोग है वो कीटनाशी के रूप में किया जाता है, या खरपतवारनाशी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो जब आप इथेनॉल ज़्यादा शराब पीजिएगा, तो यकृत जो है, यही लिवर सिरोसिस नामक रोग होता है, और इसमें यकृत जो है फेल कर जाता है, लिवर डैमेज हो जाता है। वही वुड स्पिरिट के नाम से किसे जाना जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन, क्योंकि बिना हाइड्रोजन का अम्ल नहीं होगा। जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ये सभी अम्ल जो हैं इसमें हाइड्रोजन उपस्थित होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है?
तो आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना जो है वो सूती वस्त्रों में होती है, सूती वस्त्र में। इसीलिए सूती वस्त्र को, अगर आप खाना बनाने जा रहे हैं या खाना बनाने वाला ही काम करते हैं तो सूती वस्त्र का ही उपयोग करना चाहिए। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सी है? तो आयरन जो है सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में पाया जाता है। हरी सब्जियों में भी पालक में, या फिर आप अगर चना बॉयल फुला करके खाते हैं तो उसमें भी हरे आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो गैसोलीन को जब इथाइल एल्कोहल के साथ आप मिक्सर करते हैं, मिश्रित करते हैं, तो गैसोहॉल का निर्माण होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावक को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो तत्कालिक ऊर्जा के लिए धावक जो है वो ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं, ग्लूकोज। आप देखे होंगे जब कोई क्रिकेटर खेलता है तो जैसे ही मतलब वो थकता है तो उधर से पानी उसके लिए आता है, तो आम वाटर नहीं होता है, नॉर्मल वाटर नहीं होता, वो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, ये ध्यान रखिएगा। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो मानव जाति के लिए ओजोन परत जो है वो पराबैंगनी किरण को रोकने के लिए काम करता है। ये एक, जैसे अगर ओजोन परत नहीं होता तो प्रकाश से, सूरज के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रेज निकलता है। पराबैंगनी किरण क्या करता है कि उसको रोकता है। अगर आपका ओजोन परत क्या है, उसको रोकता है। अगर ये नहीं होगा तो ये स्किन कैंसर पैदा करता है, मानव शरीर में स्किन कैंसर पैदा करता है। और ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो समताप मंडल में, समताप मंडल में, ये भी ध्यान रखिएगा। आंत ज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सा है? मतलब टाइफाइड में कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन। और टाइफाइड किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण, ये याद रखिएगा। टाइफाइड पूछता है टाइफाइड से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत। कौन सा? आंत। लिखा ही है आंत ज्वर। वही अगर आपका हीमोफीलिया नहीं, इसको क्या बोलते हैं, पीलिया जो है, पीलिया से आपका जो अंग प्रभावित होता है वो लीवर, यकृत, ये भी ध्यान रखिएगा। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्सा को क्या कहते हैं? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं इसे, ज्योतिहीन क्षेत्र, नॉन लिविनियस जोन इसे कहा जाता है, जो सबसे गर्म हिस्सा रहता है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो पहले ही बता दिया मैंने, 24 कैरेट का होता है। सीने बार किसका अयस्क है? तो सीने बार जो है वो पारा का अयस्क है, पारा का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शरीर के ताप का जो नियंत्रण है वो आरबीसी के द्वारा होता है। ऐसे ग्रंथि में हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और देखिए ब्लड जो है ये शरीर के ताप का नियंत्रण करता है, ये भी याद रखिएगा। अगर किसी को ब्लड कैंसर होता है तो उसको बार बार बुखार लगता है, बुखार बंद छूटता ही नहीं है। तो ब्लड जो है इसका शरीर के ताप के नियंत्रण में अहम भूमिका होता है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो कशेरुक दंड में जो है वो टोटल 33 हड्डियां होती हैं, 33 हड्डियां होती हैं कशेरुक दंड में, ध्यान रखिएगा। वही पसलियों में बोल दे तो 24 यानी 12 जोड़ी हड्डियां पसलियों में पाई जाती हैं। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। ये टीबी के लिए, टीबी के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है और इसका पूरा नाम है बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन, ये भी पूछता है। एथलीट फुट नामक रोग किससे होता है? तो कवक के द्वारा। देखिए कवक के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, ये जितने भी रोग होने वाले मतलब परजीवी हैं इसके तो याद रखिएगा इसको। कवक के द्वारा होने वाले जो महत्वपूर्ण रोग हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे दामा है, एथलीट फुट है, आपके खाज है, दाद है, गंजापन है, ये सभी रोग जो होते हैं वो कवक के द्वारा होते हैं। एथलीट फुट, दामा, खाज, दाद, गंजापन, ये सभी रोग जो होते हैं कवक के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? तो कृमि के द्वारा, कृमि के द्वारा। और यहीं पे अगर आपसे मलेरिया पूछ दे, पायरिया पूछ दे, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, तो ये सभी अंग जो है, रोग जो है वो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ, ये भी ध्यान रखिएगा। जब एक वस्तु की, यह गतिज ऊर्जा नहीं होगा, वेग दुगुनी की जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। इसमें अगर जब भी आप दोगुना कीजिएगा तो स्क्वायर इसका कीजिएगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 4 गुना बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो सूत्रकणिका को माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है और इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस इसे कहते हैं क्योंकि भोजन जो है यहीं पर आकर के टूटता है या विघटन होता है। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो बट वृक्ष जो है आवृत बीजी में आता है। एक आवृत बीजी होता है, एक नग्न बीजी होता है। आवृत बीजी में पौधा का जो फल होता है वो बीज के अंतर्गत, बीज जो होता है फल के अंतर्गत होता है, वही नग्न बीजी में ऐसा नहीं होता है। तो ये आवृत बीजी में होता है। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? तो फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। मतलब कि पतझड़ में तो अगर पतझड़ में देखा जाए तो पौधे अपना पत्ता गिरा देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि पतझड़ में ही ये फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। तो लाल फूल बिखेरने के कारण ये लगता है कि यहाँ आग लगा हुआ है, चारों तरफ आग फैला हुआ है, इसीलिए इसे फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? तो पेनिसिलिन जो है वो आपकी कवक से बनाया जाता है, कवक से। और पेनिसिलिन का खोज जो किए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी ध्यान रखिएगा। लाइकन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। दो जीव कौन कौन से हैं? तो लाइकेन में दो जीव जो हैं वो शैवाल और कवक हैं। शैवाल और कवक के बीच की कड़ी भी इसे कहते हैं, लाइकेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवंग किससे प्राप्त होता है? तो लवंग जो है वो पुष्पकली से प्राप्त होता है। जो सूखा हुआ कली होता है पुष्प का, वही पुष्पकली से ये लवंग प्राप्त होता है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पक्षा शर्करा या मधुजनन बनने की विधि का नाम क्या है? मतलब कहने का क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई लंबा उपवास पे है, अनशन पे है, तो उसके शरीर में एनर्जी तो मिलेगा नहीं। तो शरीर क्या करता है कि एनर्जी को संचित रखता है ग्लाइकोजन के रूप में, ऊर्जा को ग्लाइकोजन के रूप में संचित रखता है। जब उसको शरीर को ऊर्जा नहीं मिलता है तो वही ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लूकोज में टूटता है। और ग्लूकोज में वही जब टूटता है तो उसी विधि को हम ग्लूकोज वजनन कहते हैं, ग्लूकोन वजनन कहते हैं। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र, तो धान या चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में है, कटक में। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? ये मेल्विन कैल्विन है। मेल्विन कैल्विन जो वैज्ञानिक है, इनको प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। और प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशियों में थकावट पैदा होता है? तो लैक्टिक अम्ल। जब ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के शरीर में टूटता है तो शरीर में क्या होता है, उसका रिएक्शन जो होता है बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तो उसी टाइम ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। और लैक्टिक अम्ल क्या करता है? थकावट पैदा करता है। बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, मतलब या तो बोले तो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज का टूटना जो है वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है? तो ये होता है लसीकाणु से या लिम्फोसाइट से, लिम्फोसाइट से। क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी को और किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, एरिथ्रोसाइट। वही डब्ल्यूबीसी पूछ देगा कि डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं? तो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स। ब्लड प्लेटलेट्स जो होता है, प्लेटलेट्स को किस नाम से जानते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। और डब्ल्यूबीसी को ही जो है, डब्ल्यूबीसी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में कार्य करता है। मतलब डब्ल्यूबीसी शरीर को रोग से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी दिन की होती है? तो 120 दिन की, 120 दिन की। और आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। आरबीसी में केंद्रक जो है वो नहीं पाया जाता है। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का जो निर्माण है वो जो लीवर में या प्लीहा में होता है, लीवर या प्लीहा में। अगर भ्रूण अवस्था है तो उस अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? जब बच्चा पेट में होता है तो जो बच्चा होता है भ्रूण, एम्ब्रायो, उसमें जो है आरबीसी का निर्माण कहाँ से होता है? ब्लड उसमें भी तो होता है ना भाई, तो उसमें कहाँ से होता है? तो यकृत या प्लीहा में।
जबकि आरबीसी का निर्माण ऐसे कहाँ होता है, बोन मैरो में, बोन मैरो में। सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा, फुफ्फुस धमनी के द्वारा। यहाँ सीरा रक्त का जो मतलब है वो अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त। तो अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी के द्वारा ले जाया जाता है फेफड़ा तक। देखिए दो जो अपवाद में है, पल्मोनरी आर्टरी जो है इसमें अशुद्ध रक्त, वही पल्मोनरी वेन जो है उसमें आपके शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जनरली जो है सीरा में अशुद्ध रक्त और धमनी में शुद्ध रक्त, लेकिन दो अपवाद हैं, फुफ्फुसीय सीरा और फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय सीरा जो है इसमें शुद्ध रक्त और फुफ्फुसीय धमनी जो है इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अपोहन यानी डायलिसिस के सिद्धांत पर, डायलिसिस पे कार्य करता है। इसमें डायलिसिस होता है, देता है कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डायलिसिस। एक व्यक्ति की आंखों का रंग नीला, काला या भूरा उस वर्ण या पिगमेंट पर आश्रित है, यह किसमें पाया जाता है? तो आइरिस, आइरिस पर यह है, परितारिका पर। किसी का देखे होंगे आंख लाल काला होता है, नीला होता है, किसी का भूरा होता है, ये उसके परितारिका पर निर्भर करता है, आइरिस पर। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? तो ये कंजक्टिवा, कंजक्टिवा। आई फ्लू में भी क्या होता है कि जो पार्ट रेड हो जा रहा है वो कंजक्टिवा पार्ट ही है, वो रेड हो जा रहा है, तो इसे नेत्र सलिस्मा कहते हैं और इसे कंजक्टिवा भी कहते हैं। बच्चे के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसका मदद से होता है? तो ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के मदद से दूध का निष्कासन होता है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ये पार्ट 1 है, अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट में कीजिएगा। पार्ट 2, पार्ट 3 और जितना मैं पढ़ाऊँगा इससे ज़्यादा साइंस का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। बस आप मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और सेट प्रैक्टिस लगाते रहिए।